आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि हर्बिसाइड क्या होता है। हर्बिसाइड केमिकल होता है जिसका यूज़ एग्रीकल्चर में वीड्स को यानी कि अनडिज़ायरेबल प्लांट या अनवांटेड प्लांट जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड में उगाते हैं उसको किल करने में किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हम वीड्स को हर्बिसाइड केमिकल के द्वारा किल कर ही क्यों रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि हम वीड्स को हर्बिसाइड से इसलिए किल कर रहे हैं क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड होते हैं और अनडिज़ायरेबल होते हैं, ठीक है। यानी कि वो जब सॉइल के अंदर उगेंगे तो वो कंपटीशन शो करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए और प्लेस के लिए, जो हमारी एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट क्रॉप होती है उसके साथ। यानी कि वो सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए और वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन शो करते हैं जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप होती है उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हटाना ज़रूरी हो जाता है। एक सेकंड बात आती है कि ये जो वीड्स हैं ये होस्ट प्लांट की तरह वर्क कर सकते हैं, कुछ इंसेक्ट के लिए या पेस्ट के लिए। तो हमारी जो एग्रीकल्चरल जो क्रॉप होती है उसके अंदर भी ये पेस्ट या इंसेक्ट लग सकता है, इसीलिए भी किल करना इन्हें ज़रूरी है वीड्स को। और जो थर्ड पॉइंट आता है ये वो कुछ जो वीड्स होते हैं वो हमारा जो वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जब ये केमिकल सिक्रीट करते हैं तो ये जो केमिकल होता है वो जो आसपास के प्लांट होते हैं उसकी ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देता है, इसलिए भी इन्हें किल करना ज़रूरी है। एक लास्ट पॉइंट ये भी आता है कि जो कुछ वीड्स होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और कुछ के अंदर स्मेल होती है। तो जब हम एग्रीकल्चर क्रॉप मानो राइस है या मेज़ है उसको हम कल्टीवेट या हार्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर ये आ जाते हैं। तो इसके कारण जो हमारी क्रॉप होती है, एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती है या इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती है, वो भी कंटेमिनेटेड हो सकती है। इसलिए भी इन वीड्स को किल करना ज़रूरी है और इन वीड्स को किल करने के लिए हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, हम हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं और हर्बिसाइड से हमारे वीट किल हो जा रहे हैं और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप है वो ठीक से उग रही है। अब हम ये समझते हैं हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है, कुछ हर्बिसाइड जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंट क्रॉप और अननेसेसरी प्लांट यानी कि वीड्स के बीच में, ठीक है। मतलब वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा वीड्स है जिसे हमें किल करना है या कौन सा हमारा प्लांट है, यानी कि वो दोनों को किल करने लग जाते हैं, वीड्स को भी और एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंट क्रॉप को भी। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आता है, जो हर्बिसाइड होते हैं वो कॉज करते हैं टॉक्सिसिटी इन जो हमारा सॉइल का माइक्रोफ्लोरा होता है उसके उसमें, और ह्यूमन के अंदर भी कुछ हर्बिसाइड टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है बायो एक्यूमुलेशन, कुछ हर्बिसाइड बायो एक्यूमुलेशन भी शो करते हैं, यानी कि वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, हर्बिसाइड का कंटिन्यू यूज़ करने से जो हमारे वीड्स होते हैं या अनवांटेड प्लांट होते हैं वो रेसिस्टेंस होते, उसके अंदर रेसिस्टेंसी इंक्रीज़ होती रहती है और वो उस हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्ट हो जाते हैं एक टाइम पर आकर। कंटिन्यू हर्बिसाइड का यूज़ करने पर जो हमारे वीड्स होते हैं वही रेसिस्ट हो गए हैं एक टाइम पर आकर, अब उनके ऊपर हर्बिसाइड का कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता, ठीक है। हर्बिसाइड का हम यूज़ क्यों कर रहे थे? वीड्स को किल करने के लिए। अब उस हर्बिसाइड से वो वीड्स ही किल नहीं होंगे तो हर्बिसाइड्स को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनाने का जो मेन एम है वो यही है कि हम जो हर्बिसाइड यूज़ करते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप पे ना आए, इसलिए हम अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉप को हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्ट बना देते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप की सिंपल डेफिनेशन ये हो सकती है कि ट्रांसफरिंग ऑफ अ जीन विद डिज़ायरेबल करेक्टर, दिस करेक्टर इज हर्बिसाइड रेसिस्टेंसी, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, दिस ऑर्गेनिज्म इज़ बैक्टीरिया टू प्लांट, ठीक है। हम जहाँ से जीन ले रहे हैं, जो सोर्स ऑफ जीन है जिसके अंदर हर्बिसाइड रेसिस्टेंसी प्रेजेंट होगी वो प्लांट भी हो सकता है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम जीन को लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे हम अपने प्लांट के अंदर, ठीक, जिससे हमारा प्लांट भी हर्बिसाइड रेसिस्टेंसी शो करने लगता है। इसी को हम कहते हैं हर्बिसाइड रेसिस्टेंट से ट्रांसजेनिक क्रॉप। अगर हमें हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से एक प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमको
एक वेक्टर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप बना रहे हैं तो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए प्लांट के अंदर यूज़ किया जाता है टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है 35S प्रमोटर और TNOS के बीच में हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जब हमारा ये वेक्टर हो जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, इसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड या फिर बॉम्बार्डमेंट मेथड या जीन गन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पेपर के अंदर ये पूरी थ्योरी को राइट अप कर सकते हो। यहाँ इस पूरी थ्योरी में ये सब लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टारगेटेड जीन के बारे में बताया गया है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, कि आप इस थ्योरी को राइट अप कर सकते हो, सिंपल है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसका यूज़ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनाने में किया जाता है। जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड टारगेटेड प्रोटीन या मेटाबोलाइट्स। ठीक है, मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, जीन एम्प्लीफिकेशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड टारगेटेड प्रोटीन। ये 3 स्ट्रेटजी है जिसे हम हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड टारगेटेड प्रोटीन और मेटाबोलाइट। कोई भी हर्बिसाइड हुआ वो एक पर्टिकुलर टारगेट पर ही वर्क करता है। ये टारगेट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की कोई भी इसेंशियल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, एक हर्बिसाइड है एट्राजिन। एट्राजिन का जो टारगेट है वो है D1 प्रोटीन और फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम सेकंड की जो D1 प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट कर देता है एट्राजिन हर्बिसाइड। ठीक है, जो ये D1 प्रोटीन है ये फोटोसिस्टम सेकंड की है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यानी कि इसने एक प्रोटीन को यानी D1 प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया जो फोटोसिस्टम सेकंड की है, और यानी कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा एट्राजिन हर्बिसाइड। ठीक है, तो इस हर्बिसाइड की प्रति हमें रेसिस्टेंसी डेवलप करनी है अपने प्लांट के अंदर। तो कैसे करेंगे? तो जो D1 प्रोटीन है होती है उसको इनकोड करती है PSBA जीन। ठीक है, तो इस PSBA जीन को हम अपने प्लांट से हटा देंगे और इसकी जगह हम जो एक न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो होगी हायर प्लांट से। हायर प्लांट से हम PSBA जीन जो म्यूटेंट होगी उसको हम अपने जिस प्लांट को हमें हर्बिसाइड रेसिस्टेंस बनाना है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे PSBA म्यूटेंट जीन। जब हम PSBA म्यूटेंट जीन को अपने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो हमारा प्लांट होगा वो म्यूटेंट D1 प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ये जो म्यूटेंट D1 प्रोटीन है ये इस हर्बिसाइड का टारगेट नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो हर्बिसाइड था उसका टारगेट D1 प्रोटीन थी, बट जो D1 प्रोटीन म्यूटेंट जीन द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी वो हर्बिसाइड का टारगेट नहीं होगी। अब क्या हो गया, ये जो हर्बिसाइड है एट्राजिन ये हमारे प्लांट के ऊपर कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। ये इस टाइप का जो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप है यानी कि एट्राजिन रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो बनाया गया था सोयाबीन को। ठीक है, सोयाबीन इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं सल्फोनिल यूरिया और इमिडाजोलिनोन। ठीक है, ये दोनों हर्बिसाइड हैं। इनका जो टारगेट है वो ALS एंजाइम होता है। ठीक है, ALS एंजाइम को ये दोनों हर्बिसाइड जो हैं ये दोनों हर्बिसाइड ALS एंजाइम को प्लांट के अंदर इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक, लेकिन हम ये जो एंजाइम है ALS एंजाइम है इसको जो प्रोड्यूस करती है वो ALS जीन है। ठीक है, हम इस जीन की जगह पे म्यूटेंट ALS जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लांट के अंदर जिस प्लांट को हमें हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बनाना है। इस प्लांट के अंदर हम ALS जीन को रिमूव करेंगे और उसकी जगह म्यूटेंट ALS जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। जब म्यूटेंट ALS जीन इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो ये जो म्यूटेंट ALS जीन है ये इन दोनों हर्बिसाइड का टारगेट नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों हर्बिसाइड जो वर्क करेंगे ये नॉर्मल ALS जीन से जो प्रोड्यूस होगा एंजाइम ALS उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, अब जो हमारी जीन है वो म्यूटेंट है
और वो म्यूटेंट ALS एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये म्यूटेंट ALS एंजाइम अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा प्लांट के अंदर, बट ये हर्बिसाइड का टारगेट नहीं होगा। हर्बिसाइड इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। इस मेथड के द्वारा इस ALS जीन को मॉडिफाई करके, यानी कि म्यूटेंट जीन ALS एंजाइम की म्यूटेंट जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करके राइस, टोमेटो वगैरह और शुगर वीट वगैरह को इन दोनों यानी कि इमिडाजोलिनोन्स और सल्फोनिल यूरिया के इसके बाद आता है ग्लाइफोसेट। जो ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो EPS-PS है, यानी कि 3 इनोइल पायरुवेट शिकेमेट 5 फॉस्फेट सिंथेसेस एंजाइम। इस एंजाइम की लोकेशन क्लोरोप्लास्ट है। जो ग्लाइफोसेट है वो 3 इनोइल पायरुवेट शिकेमेट 5 फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये जो एंजाइम है ये एक स्टेप को कैटालाइज करता है शिकीमिक एसिड पाथवे के अंदर। ये शिकीमिक एसिड पाथवे लिंक शो करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, जो लीड करती है सिंथेसिस ऑफ द 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड। दिस अमाइनो एसिड इज फेनिलैलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। ठीक है, यानी कि ये जो एंजाइम है ये 3 अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और शिकीमिक एसिड की जो शिकीमिक एसिड पाथवे है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लाइफोसेट इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। इस एंजाइम की जो जीन है उसको हम म्यूटेंट जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड के द्वारा और TI प्लाज्मिड के द्वारा। म्यूटेंट ARO-A जीन, इसी का सेकंड नाम है EPS-PS जीन। ठीक है, इस जीन को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, और ये जो जीन है ये म्यूटेंट 3 इनोइल पायरुवेट शिकेमेट 5 फॉस्फेट्स सिंथेसिस एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी। ये जो एंजाइम है ये म्यूटेंट होगा। म्यूटेंट होने का कारण ग्लाइफोसेट का ये टारगेट नहीं हो सकता। ग्लाइफोसेट इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, और हमारा जो प्लांट होगा वो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट हो जाएगा। हर्बिसाइड में भी वो स्पेसिफिक ग्लाइफोसेट के अगेन ही रेसिस्टेंसी शो करेगा, क्योंकि हमने केवल म्यूटेंट EPS-PS एंजाइम को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। ये जो जीन है ये हर्बिसाइड के टारगेट है, यानी कि EPS-PS जो एंजाइम है उसको मॉडिफाई कर देगा। इसीलिए हर्बिसाइड का टारगेट अब EPS-PS जो म्यूटेंट हो चुका है वो एंजाइम नहीं होगा, और वो अपना प्रॉपर जो उसका साइकिल है वो चलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड का जो टारगेट है वो DHPS एंजाइम है। ये एंजाइम फोलिक एसिड सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस एंजाइम को सिंथेसिस करने वाली जो जीन है वो DHPS जीन है। ठीक है, इस जीन के जो जगह पर हम म्यूटेंट जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। म्यूटेंट जीन को इंट्रोड्यूस करने से सेम वही प्रोसेस होगा कि उसका जो टारगेट है वो ये जीन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जीन म्यूटेंट हो जाएगी। इसलिए जो हमारा प्लांट होगा वो हर्बिसाइड हर्बिसाइड रेसिस्टेंस हो जाएगा, और वो भी स्पेसिफिकली सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट ही रेसिस्टेंसी शो करेगा। ठीक है, मेकिंग ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक। अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्ट्रेटेजी, मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड। सबसे पहले आता है हर्बिसाइड एंड मोड ऑफ एक्शन। सेकंड इज नोवल जीन फॉर एंजाइम एंड इट्स सोर्स। नोवल एंजाइम प्रोड्यूस एंड इट्स मोड ऑफ एक्शन ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट। ठीक है, जो हर्बिसाइड है वो है ग्लाइफोसेट। इसके अगेंस्ट हमें हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट को बनाना है। ठीक है, जो नोवल जीन है वो कौन सी है? ग्लाइफोसेट ऑक्सीडोरिडक्टेज। ये जो जीन है इसको हमें प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ टाई प्लाज्मिड और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड, या कोई अदर जो मेथड होगा बॉम्बार्डमेंट मेथड या जीन गन मेथड के द्वारा। इस जीन को हमें प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ग्लाइफोसेट ऑक्सीडोरिडक्टेज जीन। ठीक है, ये जो जीन है एक एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, वो है उसका नेम है ग्लाइफोसेट ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम है ग्लाइफोसेट के CN बॉन्ड को
ब्रेक डाउन करेगा एंड फॉर्म करेगा अमाइनो मैथिल फॉस्फोनिक एसिड एंड ग्लाइऑक्सीलेट। ठीक है, मतलब उसने ग्लाइफोसेट को ब्रेक डाउन करा दो कंपाउंड में। दो कंपाउंड का नेम क्या है? अमाइनो मैथिल फॉस्फोनिक एसिड और ग्लाइऑक्सीलेट। ठीक है, ये जो दोनों कंपाउंड हैं जो जो ग्लाइफोसेट के ब्रेक डाउन से बने, ये नॉन टॉक्सिक होंगे। ठीक है, तो प्लांट के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो परफॉर्म किया गया है ये मेज़ में या फिर सोयाबीन के अंदर, इस प्रोसेस के द्वारा उसको हर्बिसाइड रेसिस्टेंट बनाया गया है ग्लाइफोसेट के अगेन में। नेक्स्ट आता है ग्लूफोसिनेट या फॉस्फिनोथ्रीसिन। ये जितने भी हर्बिसाइड हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है। ठीक है, ये क्या करती हैं? इनहिबिट द जीएस यानी कि ग्लूटामाइन सिंथेसिस एंजाइम। दिस ग्लूटामाइन सिंथेसिस एंजाइम प्ले अ की रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक, इन हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए प्लांट के अंदर हम बार जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर विद द हेल्प ऑफ टाइप्लाज्मेट विद और एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। ये बार जीन बैक्टीरिया से आइसोलेट की जाती है। ठीक है, ये जो जीन है ये क्या करती है? इनकोड करती है पेट एंजाइम which detoxify the herbicide via the acetylation leading to the formation of an acetyl phosphinothresin। यानी कि जो फॉस्फिनोथ्रीसिन था उसका एसिटिलाइजेशन कर दिया गया और उसे कन्वर्ट कर दिया गया एन एसिटिल फॉस्फिनोथ्रीसिन, और ये नॉन टॉक्सिक हो गया या रिड्यूस फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। रिड्यूस फॉर्म ऑफ टॉक्सिक लेवल को ये शो करने लगता है फॉस्फिनोथ्रीसिन। उसका टॉक्सिसिटी का लेवल प्लांट के अंदर रिड्यूस हो जाता है जब वो एन एसिटिल फॉस्फिनोथ्रीसिन बन जाता है। ठीक है, ये मेज़ के अंदर, वीट के अंदर, राइस के अंदर, कॉटन के अंदर, पोटैटो के अंदर, टोमेटो के अंदर, शुगर बीट के अंदर इसको बार जीन को इंट्रोड्यूस किया गया और प्लांट को फॉस्फिनोथ्रीसिन हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी डेवलप की गई। नेक्स्ट आता है ब्रोमोक्सिनिल इनहिबिट द पीएच सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अटैक क्यूबी प्रोटीन। ठीक है, क्यूबी प्रोटीन पे अटैक करता है ये। अब यहाँ पे क्या है? BXN जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये BXN जीन भी बैक्टीरिया से आइसोलेट की गई। दिस जीन इनकोड द नाइट्रीलेज एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द CN ग्रुप ऑफ द हर्बिसाइड एंड डिटॉक्सिफाई द हर्बिसाइड। ठीक है, ब्रोमोक्सिनिल कन्वर्ट टू द नॉन टॉक्सिक 3,5 डाईब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, ये इसका जो एग्जांपल है जिसके अंदर ब्रोमोक्सिनिल एंजाइम के ब्रोमोक्सिनिल हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी डेवलप की गई, उसमें कॉटन, टोमेटो, पोटैटो 2,4 डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको इस हर्बिसाइड के अगेंस्ट में हमें हर्बिसाइड रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाना है, यानी कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है जो रेसिस्टेंसी शो करे अगेंस्ट द 2,4-D। ठीक है, तो इसके लिए हम TFDA जीन को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, TFDA जीन को हमने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इस जीन ने एक एंजाइम बनाया जिसका नाम है मोनोऑक्सीजिनेज। ये मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम क्या करेगा? 2,4-D हर्बिसाइड के में जो साइड चेन है, मतलब एसिटिक एसिड साइड चेन जो हमारे 2,4-D के अंदर प्रेजेंट है, उसको ब्रेक डाउन करेगा, क्लेव कर देता है। ठीक है, और जो हमारा फॉर्म होता है वो होगा 2,4 डाईक्लोरोफिनॉल, यानी कि 2,4-D के अंदर जो एसिटिक एसिड की साइड चेंज थी उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया और एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाया गया इस एंजाइम के द्वारा जिसका नाम था 2,4 डाईक्लोरोफिनॉल। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है वो कॉटन और टोबैको है। उसके बाद आता है जीन एम्प्लीफिकेशन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड टारगेटेड प्रोटीन। देखो, मैंने बताया था कोई भी हर्बिसाइड है उसका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। ये टारगेट मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होती है। ठीक है, अब ये जो हर्बिसाइड है प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा और प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगा, लेकिन हम अगर उस प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो हर्बिसाइड ने कुछ टारगेटेड प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर दिया बस, बट उस प्रोटीन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ है, तो इससे भी हम हर्बिसाइड रेसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं।
इसका एग्जांपल देखो, ग्लाइफोसेट जीन EPS PS, ठीक है। इस एंजाइम, इसके एम्प्लीफिकेशन एंड ओवर प्रोडक्शन से हम प्लांट को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, जो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंसी शो करेगा। इसमें पिटूनिया इसका एग्जांपल है। और ठीक इसी प्रकार फॉस्फिनोथ्रिसिन GS जीन के एम्प्लीफिकेशन एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूटामाइन सिंथेसिस एंजाइम, जब इस एंजाइम का ओवर प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, फॉस्फिनोथ्रिसिन अपने टारगेट पे तो वर्क करेगा, बट इस एंजाइम का प्रोडक्शन मतलब ओवर प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट के अंदर, इसलिए फॉस्फिनोथ्रिसिन का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। इसके द्वारा अल्फ़ा अल्फ़ा के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया, जो रेसिस्टेंसी शो करेगा फॉस्फिनोथ्रिसिन के अगेंस्ट, ठीक है।